हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे ब्लॉक 502, उसका यूनिट 1 कर रहे हैं हम। तो उसमें हम इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम आ गए थे कि हाउ चिल्ड्रन लर्न्स, बच्चे सीखते कैसे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था, पहला जो तरीका था वो इमिटेशंस पढ़ा था। हम ये पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ, रिकैप कर देती हूँ। तो हमारे पास 3 तरीके थे कि आपको कोई भी इमिटेशन है, बीइंग अ टीचर उसको स्ट्रेंथन करना है। आप चाहते हैं कि आपका एक बिहेवियर जो बच्चे ने सीखा है वो उसको बार बार करे। तो कौन कौन से तरीके हैं कि उसको बच्चा रिपीट करे, उस इमिटेशन को स्ट्रेंथन करे। तो पहला है कि आप उसको डायरेक्ट कोई प्रेज या इंसेंटिव दे दें। जैसे कि आप उसको बोल सकते हैं कि वाओ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम लाइक एन एक्सपर्ट, व्हाट अ शॉट यू हैव प्लेड, वाओ। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रेज दे सकते हैं। प्रेज से बच्चा जो है ना वो बूस्ट होता है एंड ही ट्राइज टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। उसके बाद सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को कोई क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, ठीक है, या फिर आपने उसको कोई इमिटेशन सिखाई जैसे कि एक्टिंग या कुछ भी, तो बच्चे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेटिस्फाइंग लग रहे हैं तो बच्चा खुद से उस एक्शन को रिपीट करना चाहेगा। ठीक है, कोई उसने काम किया, सब उसको प्रेज कर रहे हैं तो वो सोचेगा कि वाओ इट इज़ गिविंग द सेटिस्फैक्शन टू दैट चिल्ड्रन, तो वो उसको रिपीट करने का ट्राई करेगा। तो या तो उस चीज़ के सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज हो तो उस इमिटेशन को वापस से दोहराना चाहेगा। ठीक है, वहीं अगर उसको पनिशमेंट मिल रही होती किसी इमिटेशन को करने की तो वो उसको नहीं करता, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो उसके फेवर में नहीं है। तीसरा तरीका था वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एक तरीके से भेड़चाल। कई बार बच्चा वो बिहेवियर, अ चाइल्ड इमिटेट्स बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स आर इमिटेटिंग इट विदाउट गेटिंग एनी डायरेक्ट इंसेंटिव या फिर कोई कॉन्सिक्वेंसेज जो कि सेटिस्फाइंग है। बच्चा इसको सिर्फ इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि दूसरे भी इसको कर रहे होते हैं, और इसीलिए कर रहा होता है कि शायद दूसरे इसको कर रहे हैं तो उनको कोई बेनिफिट हो रहा होगा, इसीलिए वो भी स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर, जैसे कि अभी आजकल रिसेंट टाइम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। किसी को सच में आईफोन से खुशी मिलती है और कोई सिर्फ आईफोन इसलिए लेता है क्योंकि वो चीज़ सबके पास है, तो उनको उससे फ़ायदा हो रहा होगा। दे आर मेकिंग फ्रेंड्स आउट ऑफ इट और एनी अदर बेनिफिट दे आर गेटिंग फ्रॉम गेटिंग एन आईफोन। तो इसीलिए लोग उसको कर रहे हैं, उनका खुद का प्रॉफिट उसमें नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे इसको कर रहेंगे तो उनका कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, इसलिए हम भी करेंगे और हमारा भी हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। ये टर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ठीक है, अब इमिटेशंस के इफेक्ट क्या है, बेसिकली 3 बताए हैं। पहला है मॉडलिंग इफेक्ट। मॉडलिंग इफेक्ट में कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि कोई भी जो बिहेवियर है, एक सेकेंड, मॉडलिंग इफेक्ट कुछ नहीं होता, बस आप किसी को ऑब्जर्व करने के बाद जो बिहेवियर आप एक्वायर कर रहे हैं उसको मॉडलिंग भी इफेक्ट बोल देते हैं, बस इट इज सिंपल। इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है कि इनहिबिशन किसी चीज़ का, यानी रुकाव हो जाना किसी चीज़ का, किसी भी बिहेवियर का सप्रेस हो जाना। क्यों हो जाना सप्रेस? क्योंकि जब आपने किसी मॉडल को देख के वो बिहेवियर किया था और उस मॉडल को पनिशमेंट मिल रही है उस पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, तो आप अपने उस बिहेवियर को सप्रेस कर लेंगे, उसको हम कहेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि यार कोई इंसान है, फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो चोरी कर रहा है तो आपने देखा उसके पास तो पैसे आ रहे हैं, ही इज डूइंग हिज लाइफ, ही इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ। फिर आप सोचेंगे मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको देखा कि एक दिन चोर को पुलिस पकड़ के लेके चली गई, तो आप उस बिहेवियर को रोक देंगे, सप्रेस कर देंगे, क्योंकि आप जिसको मॉडल समझ रहे थे उसको उस चीज़ से सज़ा मिल गई वो करने से, तो आपको डर है वो चीज़ आपके साथ भी ना हो, इसीलिए तो उसको बोलेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट, जब आप उसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब डिसइनहिबिटरी इफेक्ट क्या होगा? अगर इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब है उस बिहेवियर का सप्रेशन होना, उस बिहेवियर का दबाव हो जाना, तो डिसइनहिबिटरी इसका उल्टा होगा। यानी कि आपने देखा कि कोई इंसान जब कोई बिहेवियर कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसको करेंगे और करेंगे, इसका मतलब उसको डिसइनहिबिटरी इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स अ मॉडल एंगेज्ड इन द प्रीवियसली लर्नड डेविएंट बिहेवियर being rewarded for it. Got it? Okay. Let's move to the next page. हाँ, और तीसरा है एलिसिटिंग इफेक्ट। हम मॉडलिंग इफेक्ट कर चुके हैं, इनहिबिटरी और डिसइनहिबिटरी कर चुके हैं, तीसरा है एलिसिटिंग इफेक्ट। एलिसिटिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये कुछ नहीं है, ये बस मास बिहेवियर
को इलस्ट्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट में बैठे हैं, वहाँ पर आप क्लैपिंग कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि दूसरे लोग भी क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद आई नहीं पसंद आई उससे उसका कंसर्न नहीं है। यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, दैट इज नोन एज इलिसिटिंग इफेक्ट। इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आसपास के लोग कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। अब बीइंग अ टीचर, ऑब्वियसली वी विल बी फ्यूचर टीचर्स, तो एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं कि जो बच्चों को जो बिहेवियर है वो इमिटेशन करेंगे आपके बिहेवियर को, तो आप कैसा बिहेव करें। पहली चीज़, ट्राई टू बी ए मॉडल फॉर इमिटेशन, ठीक है, मॉडल फॉर इमिटेशन बनना आपको, गुड मॉडल, ठीक है। फिर जैसे कि आप हिस्ट्री, सोशल साइंस, लिटरेचर या बच्चों को लैंग्वेज में स्टोरीज पढ़ाते हैं, तो हमेशा ना पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएं किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के, ताकि बच्चा उसको इमिटेट करे, ना कि कोई नेगेटिव इफेक्ट बताएं फिर बच्चा उसको भी कॉपी करने का ट्राई करेगा। तो हमेशा जो अच्छी अच्छी हस्तियाँ सोशल साइंस में, महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, तो इन सब के कैरेक्टर्स जो हैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करें ताकि बच्चा उसको इमिटेट करे, ठीक है। और हमेशा बच्चे को ना वर्बल प्रेज दें, ठीक है। इफ़ ही इज़ डूइंग गुड या नहीं भी कर रहा है तो उसको आप एनकरेज करें कि आप अच्छा कर रहे हैं एंड यू कैन डू इट, ठीक है। कभी भी बच्चे को गलत नहीं कहना है, हमेशा कहना और बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा तरीका इमिटेशन हम कर चुके हैं। दिस इज द सेकेंड वे हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट इमिटेशन में होता है कि आप दूसरे मॉडल या किसी के बिहेवियर को देख के एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, आपका उसमें कोई लॉजिक नहीं, इट रेस्ट्स ऑन नो लॉजिक। बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टोटल इमिटेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन में आप हमेशा सोचते हैं, जज करते हैं, आप देखते हैं कि उस एक्शन को करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और क्या नहीं होंगे, उसके बाद आप उस एक्शन को करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसकी बात बेंड्यूरा ने की थी, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम भी दिया था, विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन लेटर लेक्चर्स। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसको वाइकेरियस लर्निंग अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, और मॉडलिंग या फिर सोशल लर्निंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहले आप सोचेंगे, जज करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे तब, ठीक है। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स बिहेवियर। आप अगर कर भी रहे हैं किसी को कॉपी, तो आप मॉडल्स के एग्जैक्ट बिहेवियर को कॉपी नहीं करेंगे, आप अपनी जजमेंट, अपनी थिंकिंग के अनुसार जो चीज़ें आपको उसके ऑब्जर्व्ड बिहेवियर में अच्छी लगी हैं आप उन्हीं को करेंगे, दैट इज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। बेंड्यूरा ने दिए थे। अब बेंड्यूरा ने कहा था कि अगर आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करनी है तो उसके लिए 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस बताए थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट। कौन कौन से 4 प्रोसेस है? ओके, पहला है अटेंशन प्रोसेस, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशनल। अटेंशन, आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो सबसे पहला क्या होगा मेरा प्रोसेस? अटेंशन। मैं टोटल बिहेवियर नहीं कॉपी करूँगी किसी भी मॉडल का, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट जिन पे मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ उन्हीं को सीखने का ट्राई करूँगी। गॉट इट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग, अगर कोई बच्चा है वो अच्छी हैंड राइटिंग लिखना चाहता है तो वो अपने टीचर को कीनली ऑब्जर्व करेगा कि टीचर कैसे लिख रहा है, कैसे पेन को होल्ड कर रहा है, अपने फिंगर्स कैसे मूव कर रहा है, कब कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहा है। ये नहीं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा कि टीचर जो है वो चलते चलते लिखती है या फिर किस तरीके का ड्रेस उसने पहना है। नहीं, वो सिर्फ जो उसका एस्पेक्ट है, जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है टू लर्न, सिर्फ उसी पे वो अटेंटिव रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है रिटेंशन प्रोसेस। अब आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, आपने उसको देख लिया। रिटेंशन प्रोसेस है कि द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिटेंशन का मतलब है कि आपने वो चीज़ देख तो ली, लेकिन क्या अब टीचर के बाद क्या आप उसको रिहर्स कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं उसको कि हाँ भाई इस ऑब्जर्व बिहेवियर को मुझे ऐसे ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, अब मुझे ऐसे अपनी फिंगर्स को मूव करनी है। क्या आपके पास वो एबिलिटी है, आप कर सकते हैं या नहीं है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनीवन इज ट्राइंग टू बॉल लाइक ज़हीर खान की तरह आपको बॉलिंग कर रही है तो आपको मेंटली रिहर्स करना पड़ेगा सीक्वेंसेस को, एक्शंस को। उस इंसान को टीवी पे ऑब्जर्व करने के बाद उसकी विजुअल इमेज लेने के पास आपको उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा टीचर सबसे पहले चौक को पकड़ती है,
अपनी उंगली से। फिर अपने उसको, फिर पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखती है, फिर स्मॉल लेटर्स लिखती है, एंड में डॉट लगाती है विच इज़ फुल स्टॉप। तो ये सारे को मैंने देख तो लिया, लेकिन इसको दिमाग में याद रखना है, याद रखना है। याद रखूंगी तभी तो इसको रिहर्स और एक्शन में ला पाऊंगी। तो रिटेंशन प्रोसेस। नेक्स्ट है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, देखो आपने उस बिहेवियर को रिटेन कर लिया, अपने दिमाग में याद कर लिया कि ऐसे ऐसे करना है, डन, ठीक है, विजुअल इमेज बना ली उस चीज़ की। थर्ड, आप क्या करेंगे कि उस बिहेवियर को आपको फिजिकल एक्शंस में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए। कौन सी? पहली है कि आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट हो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर किसी को तेंदुलकर की तरह बैट्समैन करना है, बैटिंग करनी है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, उतना एक्टिव होना पड़ेगा, एथलेटिक बॉडी होनी चाहिए कि आप बैटिंग उतना अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आपके पास पहले फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो आई एम सॉरी, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हम पढ़ रहे थे कि आपके पास जो आपने बिहेवियर जो विजुअल इमेजेस के थ्रू रिहर्स किया है, अब उसको आपको फिजिकल एक्शंस में लेके आना है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए। पहली, आपके पास फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस एक्शन को करने की, उस बिहेवियर को आपको अगर ऑब्जर्व करके अपने इमिटेट करना है या फिर उसको आप चाहते हैं कि आप उसको करें, तो उसके लिए पहली चीज़ है आपके पास फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो नो मैटर हाउ परफेक्टली वन रिहर्स द सीक्वेंसेज ऑफ बैटिंग ऑफ तेंदुलकर, ठीक है, उसने रिहर्स तो कर लिया, पहले ये करना है, फिर ये करना है, बट उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, तो पहली शर्त है हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी। पहली हो गई फिजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई कि अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ओके, अब आपने कर लिया। तो सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि जो ऑब्जर्वेंट का बिहेवियर आपने उसको देखा है, अब आपको उसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। सिर्फ आपके पास फिजिकल कैपेबिलिटी कि आप एक बैट्समैन बन सकते हैं, आपने देख रखा है कैसे बनते हैं, आपको स्टेप्स पता है, लेकिन क्या अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या आप एक गुड बैट्समैन बन पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो आपको प्रैक्टिस करना है सीक्वेंसेस को, जो भी एक्शन आपने देखे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आपने टीचर की हैंड राइटिंग को अटेंशन प्रोसेस के थ्रू देखा, फिर रिटेंशन के थ्रू आपने देखा कैसे कैसे क्या करना है, यू हैव द विजुअल इमेजेस ऑफ रिहर्सल। थर्ड, आपके पास फिजिकल कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिस्ग्राफिया नहीं है कि आप लिख नहीं पाते हैं, स्वेटी हैंड्स हो जाते हैं, नहीं, आप फिजिकली फिट हैं, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। यू नो एवरीथिंग बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस कि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो, तो क्या ये हो पाएगी? ऑब्वियसली नॉट, नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको उसको प्रैक्टिस करना है। गॉट इट? नेक्स्ट इज मोटिवेशनल प्रोसेस। मोटिवेशनल प्रोसेस है, इसमें क्या है कि आपके पास अटेंशन आपने देख लिया, आपके पास रिटेंशन, आपको पता है विजुअल इमेजेस है क्या करना है, आप फिजिकली फिट हैं उस एक्शन को करने के लिए, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इनफ मोटिवेशन टू डू सच पर्टिकुलर एक्शंस, कि छोड़ना क्या, हर दिन प्रैक्टिस करना हैंड राइटिंग के लिए, इट इज़ नॉट आई एम नॉट गेटिंग सच मोटिवेशंस। तो क्या करेंगे? तो मोटिवेशन इज मस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन के कारण भी हमारी लर्निंग अफेक्ट होती है। हमने फैक्टर्स ऑफ लर्निंग में पढ़ा था कि मोटिवेशन किस तरीके से लर्निंग को अफेक्ट करती है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है, आपके पास प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होता है टू एक्ट, तो बच्चे को जो है ना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है कि ठीक है, वी हैव टू डू दिस। फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर KVS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या क्या करना है। ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतने नंबर की हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, 100 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, ऐसे ऐसे करना है। फिर आपके पास फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हैं, आप दिन में 4 घंटा पढ़ सकते हैं, बट आप पढ़ते नहीं हैं, तो क्या आप कर पाएंगे? आप पढ़ भी लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपने बहुत सारा कंटेंट पहले पढ़ रखा है, लेकिन आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आप रुक गए हैं उस सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन को ड्रिल करने के लिए, उतना प्रैक्टिस करने के लिए आप इनफ मोटिवेटेड नहीं हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो आपको मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके,
ओके, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, वेरी इजी। सबसे पहले ऑब्जर्वर को आपको अटेंशन देनी है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन को अपने कॉग्निटिव में स्टोर करना है, रिहर्स करना है। तीसरा, आपको कुछ जो एक्शंस हैं उनको कॉपी करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, आपको मोटिवेशन, इनफ मोटिवेशन चाहिए कि आप उस बिहेवियर को, जो आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लर्न हो जाए आपको। नेक्स्ट, अब ठीक है, थर्ड जो वे है वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर जो बेसिकली है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। ओके, ये दिया था ईएल थॉर्नडाइक ने कैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बोला था कि जैसे कि अगर हम बाईसाइकिल को राइड करना सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ट्रायल से नहीं कर सकते हैं। यू नीड सो मेनी ट्रायल्स एंड एरर्स टू डू दैट। आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत गलती करेंगे, लेकिन आपको ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनका एक एक्सपेरिमेंट था कि एक हंगरी कैट थी एक केज के अंदर, ठीक है, और उसके बाहर एक फिश लटकी हुई थी, टांग रखी थी उन्होंने आउटसाइड द केज। लेकिन उस पिंजरे के अंदर ही एक लेवर था जिसको प्रेस करना था। तो जैसे ही कैट उस लेवर को प्रेस करती तो वो फिश जो है वो केज खुल जाता और कैट जो है उस फिश को खा लेती, ठीक है। शुरुआत में कैट को पता नहीं था, वो इधर उधर हाथ पैर मार रही थी कि व्हाट टू डू कि वो फिश मेरे पास आ जाए, बट शी वाज अनेबल टू डू दैट। एंड समहाउ वो इतना उछल कूद कर रही थी तो उसका पैर जो है लिवर पे पड़ा, तो उसको पता चला, बट पहली बार में उसको पता नहीं चला। शी वॉज नॉट वेरी कॉन्शियस वाइल प्रेसिंग द लीवर, वो बस अनइंटेंशनली हो गया, एक्सीडेंटली हो गया। सेकंड टाइम थोड़ा उसने फिर से किया कि जब भी मैं लास्ट टाइम ऐसे कूदी थी ना इधर वाली साइड, तो हो गया था कुछ कुछ। फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे मल्टीपल टाइम्स उसने किया। देन शी गेट टू नो आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि अगर मैं इस लेवर पे प्रेस करती हूँ तो ये केज खुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्ली ने किया, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद आपको पता चलता है कि दिस इज द राइट मेथड टू डू द थिंग्स, ठीक है। ओके, और फिर एक लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली जैसे ही उस पिंजरे में रखी हुई उसने झट से लेवर प्रेस कर दिया और मछली को खा लिया, ठीक है। फिर थॉर्नडाइक ने भी क्या किया, भाई सब अपना अपना ज्ञान दिखाते हैं, तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया, लॉज ऑफ लर्निंग दिए। अब इन्होंने ना 2 टाइप्स ऑफ लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी में इन्होंने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी मेक्स द स्टूडेंट टू रिटेन द एक्टिविटी फॉर लॉन्गर पीरियड। आपने ये आज वीडियो देख ली, आप इसको वापस नहीं देखेंगे 6 महीने 1 साल तक, सो विल यू बी एबल टू रिटेन एवरीथिंग व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो? ऑब्वियसली नॉट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर आपको लर्निंग करनी है, ठीक है। ओके, अब दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि of the several responses that occurs just before a satisfying state of affair tends to be learned easily। यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि कोई भी बिहेवियर का अगर कॉन्सिक्वेंस सेटिस्फाइंग है तो वो बिहेवियर ऑब्वियसली आप उसको लर्न कर लेते हैं, हो जाता है वो आपको याद। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड और प्रेज का कनेक्शन आ जाता है जिससे कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है। और पनिशमेंट क्या करती है, वो ऑपोजिट करती है, जो आपने लर्न किया है उसको और कम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ओके, लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा रेडी ही नहीं है टू लर्न समथिंग, ठीक है, उसको वो रेडी ही नहीं है मेंटली, वो मेंटली उस चीज़ को सीखना ही नहीं चाहता एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए आपको बच्चे को कोई भी पढ़ाने से पहले चैप्टर आपको उसको रेडी करना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। जैसे कि हम जब लेसन प्लानिंग करते हैं, फिर हम बच्चे को क्लास में जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चैप्टर का नाम नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट अनाउंस द टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट में, नहीं, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉबिंग क्वेश्चन करते हैं, हम स्टोरी के थ्रू, फ्लैश कार्ड के थ्रू, कोई टीचिंग एड लेके गए उसके थ्रू हम बच्चे को पहले प्रायर नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपना जो थीम है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम आज ये पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इसमें इंडक्टिव मेथड भी यूज़ हो सकता है, एग्जाम्पल से टीचर रूल की तरफ जा सकता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस बस इतना ही कहता है कि अगर बच्चा रेडी नहीं है कुछ सीखने के लिए तो आप कितना ही पढ़ा ले
नहीं हो पाएगा कोई फ़ायदा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन और डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग समझते हैं सबसे इफेक्टिव तरीका है। जो बच्चा करके सीखता है ना, उससे बढ़िया लर्निंग कुछ हो ही नहीं सकती। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो देता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, सेल्फ लर्निंग होती है और सेल्फ असेसमेंट होता है, क्योंकि बच्चा खुद से सीख रहा है, करके प्रैक्टिकली सीख रहा है, उसको लंबे समय तक रिटेन भी कर सकता है। नेक्स्ट है, अब इससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन से क्यों ज़रूरी है, इससे शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जब आप लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। आप किसी को देख रहे हैं कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ किया, नेचर के साथ इंटरेक्ट किया, अपना पूरा ग्रुप में किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच जो है आपकी वो डेवलप होती है। सोशल क्वालिटी जैसे कि हेल्पिंग, शेयरिंग, ठीक है, फेलो फीलिंग, एक्सेप्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सो ऑन। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, एक तो है, मैं बता रही हूँ कोई भी चीज़ है कि बच्चों एक प्लांट होता है, प्लांट में फ्लावर होता है, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है, बट उतना बच्चा नहीं सीख पाएगा। मैं बच्चों को ग्राउंड में लेके जाऊँ कि यहाँ पे प्लांट्स देखो क्या कॉमन है भाई, इनमें क्या एक स्टेम है, एक फ्लावर है, लीव्स है ढेर सारे, ग्रीन कलर का है, टेंडर स्टेम है, क्या है, हर्ब है, शर्ब है। तो बच्चा खुद से जब चीज़ों को करेगा ना प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल एक्सपीरियंसेस में, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, सेल्फ स्टीम, क्वेश्चन पूछने की हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उसे समझ आ रहा है, ठीक है। और वो पूछ सकता है मैम ये क्या है, मैम ये क्या है। जब मैं उसको खुद डिफाइंड स्ट्रक्चर दे रही हूँ तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं पूछने के लिए। जो मैं बना रही हूँ बस बच्चा वही पूछ पा रहा है। बस फिर बच्चे ये भी पूछते हैं मैम ये मिट्टी के नीचे क्यों उगता है, व्हाट इज द पॉइंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अब कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग पीपल पार्टिसिपेशन। कोलैबोरेटिव ग्रुप कुछ नहीं होता, बहुत सारे बच्चे जब मिलकर किसी काम को करते हैं, दैट इज नोन एज द कोलैबोरेटिव वर्क। अब लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। लर्निंग थ्रू डिस्कवरी इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। जेरोम ब्रूनर ने इसकी बात की थी कि जब हम कोई भी लर्निंग करते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिससे कि बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आसपास जो भी उनको मैनिपुलेट करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब इस मेथड के कुछ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ऑब्वियसली जब आप इंटरेक्ट करोगे तो यू आर डूइंग एन एक्शन। लॉजिकल थिंकिंग है, नोन टू अननोन से की तरफ जा रहे हो, कोई आपका पर्पसफुल एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई आप अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसके स्टेप्स हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, गिव मी अ सेकेंड। अब ये दे रखे हैं कुछ तरीके कि आप डिस्कवरी लर्निंग को कैसे इनकरेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जो है ना, ये इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग, डिफाइनिंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, क्लासीफाई, जनरलाइज, वेरीफाई एंड अप्लाई। ये डिस्कवरी लर्निंग के स्टेप्स हैं। इनको पूछ लेते हैं, एक लाइन में दे देते हैं, पहले आपको डिफाइन किया, सीधा ऑब्जर्विंग रख देंगे, फिर क्वेश्चनिंग रखेंगे, तो यू माइट गेट कन्फ्यूज एट इन द एंड। तो आपको क्या है ना कि इसको याद करना पड़ेगा। आई सजेस्ट कि आप इसको प्लीज़ याद कर लें। पहले आप डिफाइन करेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे किसी भी चीज़ को, फिर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लासीफाई करेंगे, जनरलाइज कर देंगे किसी भी स्टेटमेंट को, वेरीफाई करेंगे और इन एंड आप अप्लाई करेंगे। और ये सब करने के बाद क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी। सिंपल, ठीक है। इनकरेज करना है अगर डिस्कवरी लर्निंग को, तो कभी भी बच्चे के लेट मी चेंज, ओके, कभी भी बच्चे पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि आपने रॉन्ग आंसर दिए हैं, गलत दिया है। नहीं, आपको हमेशा कहना है ओके, यस, आप इससे और बताओ। तो क्या होता है ना, आपको बच्चे को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। राइट या रॉन्ग का टैग नहीं देना बच्चे को। फिर आपको क्या करना है कि बच्चे को ना ओपन एंडेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछें, ठीक है। कन्वर्जेंट भी पूछें जिनका फिक्स या स्टैटिक आंसर हो, बट आप डाइवर्जेंट, मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन पूछें। ये वाले को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये भी ठीक है, बट दिस वन इज़ प्रेफर्ड मोर, ठीक है। उसके बाद कभी भी बच्चे को ये ना पूछे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। आपने स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रीज़न है। आप उससे पूछें व्हाट आर द रीजन्स, व्हाट कैन बी द रीजन्स, क्या रीजन्स हो सकते हैं, यानी बहुत सारे हैं, बच्चा कुछ तो बता ही देगा। कॉज नहीं, कॉजेज पूछना है। मीनिंग नहीं, मीनिंग्स पूछनी है, यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के लिए आपको एनकरेज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको स्टूडेंट इंटरेक्शन को एनकरेज करना है, ना कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को।
दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट टीचर से। ये क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सी इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप तो ये सोचेंगे ना कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। कई बार हम इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। स्टूडेंट इंटरेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करता है हमारा करिकुलम। ठीक है, ट्रेडिशनल में तो आपको पता ही है मेथड, उसको आप भूल जाइए अब। ठीक है, नेक्स्ट आई थॉट कि इज इट विजिबल, ओके सॉरी। हमेशा ये नहीं कहना है जब भी आप क्लास को कंक्लूड करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि आपको एंडिंग में ये नहीं कहना है कि हाँ ठीक है आज हमने चैप्टर पूरा कर लिया लेट्स गो। आपको हमेशा उसको ना विदाउट क्लोजर करना है, मतलब आपको उसको क्लोजर नहीं देना है ताकि बच्चे का जो थॉट है वो चलता रहे। ऐसे आप बोल सकते हैं वी हैव अराइव्ड एट दिस पोजिशन विच हैज़ फर्दर पॉसिबल एक्सटेंशन विच यू मे सर्च फॉर ए नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ है, इसका फर्दर एक्सटेंशन पॉसिबल हो सकता है आपको अगली क्लास में, आपको मुझे बताना, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको इसके बारे में अगली क्लास में पता चलेगा, तो बच्चे के अंदर एक काइंड ऑफ रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगी। ठीक है, ओके, यू नीड टू बी अ स्टूडेंट। सबसे पहले टीचर को टीचर नहीं रहना है, टीचर को भी स्टूडेंट बनना पड़ता है, स्पेसिफिकली एट द प्राइमरी लेवल। ठीक है, यू नीड टू बी अ स्टूडेंट with an inquiring mind working along with your student, which is very important. Next is problem solving. Okay, next is problem solving. कौन कौन से हमने पढ़ लिए भाई हमने पढ़ लिया इमिटेशन मेथड, हमने पढ़ लिया ऑब्जर्वेशन, हमने पढ़ लिया हमने पढ़ लिया डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, हमने पढ़ लिया पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, देखो गीता एक मैथ्स के टीचर है, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ इसका जिस्ट। गीता एक मैथ्स के टीचर है, उसने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्लास में। ठीक है, उसने बच्चों को बोला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताओ, बट स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाए, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। उनको पता चल गया कि ट्राइंगल ये होता है, 3 साइड होती है, लेकिन टाइप ऑफ ट्राइंगल नहीं बता पाए। तो फिर वो इस असाइनमेंट को घर पे लेके गए। उन्होंने बहुत सोचा इस प्रॉब्लम के ऊपर, अलग अलग टाइप ऑफ ट्राइंगल बनाए, साइड्स एंगल अलग अलग, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि साइड्स अनइक्वल भी हो सकती हैं, 2 साइड इक्वल हैं, किसी में तीनों साइड इक्वल हैं, किसी में एक एंगल 90 का है, 2 एंगल बाकी 90 के हैं, एक एंगल 90 से ज़्यादा है और 2 90 से कम है, हर एंगल 60 का है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी हाइपोथेसिस जो बच्चों ने बनाई है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जैसे कि गिव मी अ सेकेंड, स्क्रीन कैप्चर फंक्शन नीड्स फ्लोटिंग विंडो परमिशन, प्लीज ओपन परमिशन, व्हाट ही इज सेइंग, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अभी डिस्कवरी लर्निंग के पढ़े, पहले डिफाइनिंग होगा, फिर क्वेश्चनिंग होगा, फिर क्लासीफाइंग होगा, तो ऑब्जर्विंग फिर क्लासीफाइंग। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी कुछ स्टेप्स हैं, आपको ये याद होने चाहिए। पहला, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना है सबसे पहले। ओके, फिर आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। आपने प्रॉब्लम का पता लगा लिया कि यहाँ पे क्लास में ही प्रॉब्लम है, फिर उसको एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हो रहा है, व्हाट कैन बी द रीज़न, क्या रीज़न है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, उस रीज़न को पता करेंगे। फिर उसके लिए कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं क्या क्या हो सकते हैं वो आप ट्राई करेंगे। फिर उस जो आपने बनाया उसको टेस्ट करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट करेंगे। ठीक है, वेरी इजी। और अब एक रोल्स ऑफ टीचर क्या हो सकते हैं, क्रिएट द प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन सिचुएशन। सबसे पहले टीचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे क्लास में, फियर फ्री एटमॉस्फेयर हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो क्लास का। उसके बाद असिस्ट करेगी बच्चों को कि बच्चे डिफाइन करें, प्रॉब्लम को देख पाएँ, परसीव कर पाएँ, एनालाइज करें। उसके बाद एनालाइज करने के बाद क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इस चीज़ पे काम करें, यानी कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करें। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसको टेस्ट करके देखेंगे, जिससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस, इंक्वायरी की स्पिरिट या डिस्कवरी करने की स्पिरिट जो है वो जागेगी। ठीक है, हो गया इंक्वायरी, वो भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो एक टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, वो द रेनी सीजन 6 क्लास पे एक एस्से लिखने के लिए बच्चों को हेल्प कर रही है। ठीक है, शुरुआत करने के लिए उसने सीधा एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से इट इज़ रेनिंग।
आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं कहती हूँ कि बारिश हो रही है? तो इट इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट इज़ एन डाइवर्जेंट क्वेश्चन। बच्चे के मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। यू आर सीइंग कि सुष्मिता टीचर जो है वो एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछ रही है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। तो टीचर कहती है व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से इट इज़ रेनिंग? तो सब क्लासेस में ना बिल्कुल तावले हो गए। तो टीचर ने जैसे बोला भाई मुझे तो आई लव टू डांस इन द रेन। फिर बच्चों ने बोला कि इट इज़ मडी एंड नेस्टी एवरीवेयर, रेन से तो फ्लड आ जाती है मैडम। हाँ, फिर कुछ बोलते हैं हर तरफ हरियाली हो जाती है क्योंकि प्लांट्स गेट द वाटर, ठीक है। फिर कुछ बोलते हैं कि मैम जब बारिश हो रही होती है तो ऐसा लगता है म्यूज़िक बज रहा है क्योंकि वो रूफ पे पानी टप 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 करता है। फिर कुछ बोलते हैं कि मैम मॉस्किटोज़ या फ्लाइज जो हैं वो आसपास घूमने लग जाते हैं, तो मैं विश करती हूँ कि बारिश ना हो। कुछ कहते हैं बहुत ही स्वेट्स ऑफ समर से हमें हीट से छुटकारा मिल जाता है, एंड सो ऑन। यू कैन सी देयर आर मेनी आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि लिस्ट जो है वो नेवर एंडिंग है, जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इनकी, ठीक है। हर स्टेटमेंट रेन के बारे में है और हर इंसान का, इंडिविजुअल चिल्ड्रन का परसेप्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है। इनमें से मैं ये नहीं कह सकती ये गलत है ये सही है, हाँ, एवरीथिंग इज करेक्ट एज पर द परसेप्शन ऑफ द चाइल्ड। वेल, इट इज़ द परसेप्शन जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे अलग करता है, वेरी करता है, ठीक है। जब रेन हो रही है तो कुछ लोग शेल्टर के लिए भागेंगे कि कहाँ जाए, दूसरे उसमें एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि रेन हो रही है, तो अलग अलग परसेप्शन है अलग अलग लोगों का बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। कोई कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो बस हमने जो हम परसीव करते हैं उसको अलग मीनिंग दे दिया है। We do not change our perception until or unless we are frustrated in our attempts to do something based on them. हम अपना परसेप्शन तब तक चेंज नहीं करते हैं जब तक हमें लगे कि हाँ भाई जो हम फील कर रहे हैं वो गलत है या हमारा जो पर्पस है वो हमसे मेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंस, ओके, आर मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, वी डू नॉट चेंज दोज इवन इफ़ अदर्स टेल टू बी इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक परसेप्शन है कि भाई जब बारिश होती है ना, बाढ़ आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं, मुझे बारिश पसंद नहीं है। तो मेरा परसेप्शन बन गया क्योंकि मैंने अपने आसपास यही देखा। दूसरे बोलते हैं ये गलत है, बट क्या मैं मानूंगी? नहीं, क्योंकि मैं वही मानूंगी जो मैंने देखा है, मैंने जो फील किया है। लेकिन ये चेंज कब होगा? कब ये चेंज हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दूसरे स्टेट में गई, किसी दूसरे एरिया में गई जहाँ पे बारिश होने के बाद बाढ़ नहीं आ रही है, वहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम हो जा रहा है। तो क्या हुआ? मेरा जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ जब तक मैंने अलग एक्सपीरियंस को फील नहीं किया। समझ रहे हैं? तो लर्निंग इज मीनिंग मेकिंग। अलग अलग अल्टरनेटिव मीनिंग हो सकते हैं कोई भी परसेप्शन के थ्रू, ठीक है। और स्टूडेंट ही मीनिंग मेकर होते हैं, समझ रहे हो? चलो अब ओके, आपको लर्निंग को मीनिंग मेकिंग बनाना है तो एक एज अ टीचर आपका क्या रोल होगा? सबसे पहले आपके पास क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स ने जो भी पढ़ा है, जो भी एक्टिविटी आप उनको कराने वाले हैं, उसकी प्रीवियस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आइदर स्टूडेंट्स ने वो पहले किया है या नहीं किया है, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इंटीमेट नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट, एटीट्यूड, उनकी पर्सनैलिटी, इन सब का वेरी मस्ट। आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास वेज ऑफ टीचिंग होना चाहिए, आपके तरीकों से आप ये पता लगा पाएँ कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो सब आपको पता होना इज़ वेरी मस्ट। उसके बाद आपको एक कंजेनाइल एनवायरनमेंट बनाना है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। कंजेनाइल का मतलब होता है फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लासरूम में, ताकि बच्चे अपना व्यू पॉइंट्स जो हैं, अपना एडवांटेज जो है वो फ्री फील करें एक्सप्रेस करते समय। उसके बाद आपको बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ओके। अब हो गया हमारा, हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा है। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे इमिटेशंस के थ्रू सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, बच्चे पार्टिसिपेशन के थ्रू सीखते हैं, बच्चे ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखते हैं, बच्चे डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, बच्चे रियल लाइफ जो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं, बच्चे मीनिंगफुल डाइवर्जेंट अगर कोई चीज़ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है उसके थ्रू सीखते हैं। लर्निंग इज मीनिंग मेकिंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अच्छा, लेट मी चेक कि ये आज के लेक्चर में हो जाएगा क्या। गिव मी अ सेकेंड। प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ओके, सेंसरी मोटर भी आ गया, वाइगॉत्स्की भी आ गया,
ओके, आई थिंक इसको एक क्लास लेक्चर और लगेगा। आई होप यू ऑल आर ओके विद इट। तो हम इसको करते हैं। हाँ, अब अगला जो थर्ड पार्ट होगा ना इसमें, उसमें हम इस यूनिट को क्लियर कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड अगर आई है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, और पढ़ते रहिए।